गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली कक्षा में हमने कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा है और कॉन्टीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, और वो तीनों ही टेंसेस में पढ़ा है हमने। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो किन किन कंडीशन में हमको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, किस कंडीशन में पास्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करना है और किस कंडीशन में हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करना है, आज की क्लास में हम यही सब देखते हैं। तो देखिए यूज ऑफ कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट उन एक्शंस के लिए जो बोलने के समय जारी हों, मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे आप? उन एक्शंस के लिए करेंगे जो कि बोलने के समय जारी हों। दोज एक्शंस विच आर इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसे सी इज़ रीडिंग, जैसे कहा गया सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। इट मीन्स जब हम इस बात को कह रहे हैं उस समय उसका ये एक्शन जारी है। बॉयज़ आर, मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिए नाव वाली स्थिति है। जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग, तो प्लेइंग का मतलब जब हम कह रहे हैं इस बात को उस समय बच्चे खेल रहे हैं, मतलब एक्शन जो है आपका वो उस समय जारी है जिस समय की आप बोल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरी बात है उन टेम्परेरी एक्शंस के लिए जो बोलने के समय जारी ना हो किंतु इन दिनों या पिछले कुछ समय से जारी हों। मतलब वो टेम्परेरी एक्शंस हैं ये, जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो जारी नहीं है, उस समय प्रोग्रेस में नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ समय से चली आ रही हूँ। उस कंडीशन को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का पहले तो ये बात क्लियर कर दूं मैं, यहाँ शेक्सपियर नहीं पढ़ा जा सकता। शेक्सपियर जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर्स वर्क्स, तो ये सेंस देता है यहाँ पर। तो आई एम रीडिंग शेक्सपियर का मतलब है आई एम रीडिंग शेक्सपियर्स वर्क्स। तो शेक्सपियर के वर्क्स पढ़ रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब साफ ये हो गया कि मैं शेक्सपियर के कई सारे वर्क्स हैं उनको पढ़ रहा हूँ। तो वो बोलते समय नहीं पढ़ रहा, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं इस काम को कर रहा हूँ और ये अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने आपको कल एक बात और बताई थी, कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका एक नाम प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी होता है। अगर ये काम पूर्ण हो जाता तो ये परफेक्ट हो जाता। तो ये जो मेरा काम 4-6 दिन पहले शुरू हुआ है और वो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो एक प्रोग्रेसिव अवस्था हो गई। तो उस प्रोग्रेसिव अवस्था को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई एम रीडिंग शेक्सपियर का मतलब अभी नहीं, बोलने के समय नहीं, लेकिन वो काम मेरा फिर भी जारी है, थोड़ी देर बाद कर सकता हूँ, ठीक है। तो तीसरी बात है फ्यूचर में अरेंज्ड या इंटेंडेड एक्शंस, ऐसी एक्शंस जो फ्यूचर के लिए अरेंज्ड हों पहले से या इंटेंशन हो उनका, तो उनको व्यक्त करने के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई मदर टुमारो, तो ये मेरा इंटेंशन है, मतलब ऑलरेडी अरेंज हो चुका है कि कल मैं अपनी माँ को मिलने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर की एक्शन है लेकिन ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। तो उस तरह की कंडीशन में भी आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें कि आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ कर पाते हैं। इसके अलावा ये ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान देंगे, नोट, निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग इनके अर्थ के कारण सामान्यतः प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होता है। कुछ वर्ब्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, उन वर्ब्स को हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो इस क्रम में आती है आपकी सबसे पहले वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ये धारणात्मक क्रियाएं होती हैं। तो जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, स्मेल है, और तो इस तरह की वर्ब को आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई सी एन आउल ऑन द ट्री, और अगर मैं इसको ये लिख दूं कि आई एम सीइंग एन आउल ऑन द ट्री,
तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस फिर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों कि ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन को हमने किस में यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग भी ऐसी होती है, वर्ब्स ऑफ इमोशंस भी ऐसी होती है, वो मैं लिख देता हूँ आपको। आइए देखते हैं। अभी नंबर 1 पे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन थी। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट तरह की वर्बें थी, और वो वर्ब जो है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होंगी। इसी तरह से आगे आती है आपकी वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। तो अपीयर होने वाली जो भी वर्ब्स हैं आपकी, जैसे अपीयर, सीम, लुक, जिनसे ये भाव प्रकट होता है, तो ये वर्ब भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस में नहीं। जैसे यू सीम सैड, तुम दुखी लगते हो, दिखते हो। तो अगर इसको मैं कर दूं यू आर सीमिंग सैड, यू आर सीमिंग सैड, यू आर सीमिंग ING लगा करके सीमिंग सैड कंटिन्यूस में बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह की वर्ब्स को भी हम किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे। ऐसे ही वर्ब्स ऑफ इमोशन है, इमोशन को व्यक्त करने वाली जो वर्ब हैं वो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करते, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे लव, हेट, फील, विश, होप, प्रीफर, ETC। तो जैसे आई विश यू ए हैप्पी बर्थडे, तो आई एम विशिंग यू करोगे तो गलत हो जाएगा। आई लव यू, आई एम लविंग यू करोगे गलत हो जाएगा। आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू गलत हो जाएगा। तो मतलब these are some verbs of emotion that are used in present indefinite tense instead of present continuous tense. Okay, now the fourth one is verb of thinking, मतलब सोचने से रिलेटेड जो वर्ब है, जैसे सपोज है, थिंक है, बिलीव है, एग्री है, कंसीडर है, तो ये वो वर्ब हैं जो थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं। तो इन सारी वर्ब्स को भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। जैसे आई थिंक यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आई बिलीव यू आर ऑनेस्ट, तो बिलीव को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करेंगे। ठीक, इसके अलावा है हैव। हैव कब, जब पजेशन शो करती है। हैव का कब यूज़ करेंगे, जब वो पजेशन शो करती है। तो पजेस, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, तो इन वर्ब्स को भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करना है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, अगर आप इसको कर दोगे दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव ए कार, राइट है सेंटेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन है, जबकि अगर आप इसको करोगे आई एम हैविंग ए कार, तो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है कि इस तरह से ये 4-5 जो वर्बें बताई हैं आपको, जिसमें वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, verb of thinking, verb of emotion, and have for showing possession. These all verbs can't be used in present continuous tense. Instead, we use all these verbs in present indefinite tense. Okay. Now it is time to read the use of past continuous tense. Let's see. आइए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ करते हैं हम। तो ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में जारी थे, चाहे उनका समय दिया हो या ना दिया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा था, तो मान लीजिए गा रहा था, कब गा रहा था, और टाइम नहीं दिया है, तो टाइम दिया हो या ना दिया हो, लेकिन एक्शन हमारा पास्ट में अगर जारी दिखा रहा है हमको, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉज राइटिंग दिस लेटर यस्टरडे, मैं यह पत्र कल लिख रहा था, तो इसमें टाइम भी दिया है, लेकिन एक्शन का प्रोग्रेस में थी, कल थी, तो पास्ट की बात है। तो पास्ट में अगर आपका कोई एक्शन जारी था, तो उसे व्यक्त करने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे उसमें टाइम दिया हो या ना दिया हो। इसके अलावा दूसरी बात है फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स विद ऑलवेज कंटिन्यूसली। एडवर्ब्स हैं ऑलवेज और कंटिन्यूसली, और इन एडवर्ब्स के साथ भी हम पास्ट कंटिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं परसिस्टेंट हैबिट्स के साथ, सक्रिय आदतों के साथ। जैसे ही वॉज ऑलवेज स्मोकिंग, तो उसकी आदत थी स्मोकिंग करने की, तो हमेशा स्मोकिंग करते हुए ही रहते थे वो, तो इसलिए इसको भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना दिया, ही वॉज ऑलवेज स्मोकिंग। और जैसे वर्ब्स हैं आपकी ग्रो, गेट, बिकम के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि, मतलब लगातार वृद्धि हो रही हो या लगातार डिक्रीज हो रहा हो, ह्रास हो रहा हो,
उसको शो करने के लिए भी, पास्ट में उस कंडीशन को भी शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड डे बाई डे, वो दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था। ठीक, ग्रोइंग ओल्ड डे बाई डे। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा था। मतलब एक कंडीशन जो है उत्तरोत्तर वृद्धि या एक तो इंक्रीज या डिक्रीज वाले ऑर्डर में जब चीज़ चलेगी तो उस कंडीशन में आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, तो बढ़ती जा रही, मतलब उसकी खूबसूरती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये दिन प्रतिदिन वाला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम दिन प्रतिदिन वाला जो सिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर। मतलब आगे की ओर वृद्धि हो या ह्रास हो तो उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए नंबर ए, फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस के लिए। जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो फ्यूचर में ये कुछ टाइम के लिए ये एक्शन जारी रहेगी, तो इसलिए हमने इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया। आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म टू नाइट, मैं आज रात को फिल्म देख रहा हूँगा, मतलब पूरी रात नहीं लेकिन कुछ समय तक ये काम हमारा प्रोग्रेस में रहेगा, तो उस कंडीशन में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर के सर्टेन प्रोग्राम्स हैं या कोई प्लान्ड एक्शन है तो उसको व्यक्त करने के लिए फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम, सर्टेन प्रोग्राम्स या योजना, प्लान को व्यक्त करने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल विल बी इन द मीटिंग टुमारो, इट इज़ ए मतलब सर्टेन प्रोग्राम, ये पहले से तय है कि कल मीटिंग है और मीटिंग में प्रिंसिपल साहब होंगे, तो उस कंडीशन में द प्राइम मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग द पब्लिक इन द मीटिंग टुमारो, तो ये भी एक फिक्स्ड प्रोग्राम हो गया। मान लीजिए द इलेक्शन ऑफ बिहार विल बी गोइंग टू हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उस कंडीशन में भी देखिए जो चीज़ ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी प्लान्ड है या उसका प्रोग्राम तय हो चुका है, तो उस कंडीशन के लिए भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की कक्षा में हमने कॉन्टिन्यूस के यूज़ पढ़ लिए। स्ट्रक्चर हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूस के यूज़ में आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तीनों हो गए। अगली कक्षा में हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।